हेलो साथियों, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस सब्जेक्ट जो कि आपका सीटेट में पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड आज हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे आपको, बाकी एक्सप्लेनेशन आपका काफ़ी क्वेश्चंस का पहले हम कर भी चुके हैं। आज एकदम स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे, इससे जो है पता चल पाएगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से है, और टाइम टेकिंग भी आपको इससे पता चल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, और इसी के साथ जितने भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विकल्प आपके क्या दे रखे हैं, टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पहली बात तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ जो है वो और भी बच्चे जुड़े। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। देखिए आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कराते हैं ना, गलत बात है ये। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए अगर बात आती है मधुमक्खी का जो डंक होता है, इसके अंदर आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, यानी कि विकल्प बी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्राथमिक प्रदूषकों का अर्थ है वे प्रदूषक कौन से हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन की प्रक्रिया के द्वारा जारी किया गया, सीधे एयर में यानी कि हवा में जारी किया गया, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जारी किया गया, या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जारी किया गया। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए प्राथमिक प्रदूषकों का अर्थ वे प्रदूषक होते हैं जो आपके सीधे हवा में जारी किए जाते हैं, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। विकल्प क्या दे रखे हैं, चालन, अवसादन, निस्यंदन, निस्तारण। तो देखिए जब किसी कपड़े पर दूध को डाला जाता है तो उसकी मलाई जो होती है वो उस कपड़े पर ही रह जाती है, और जो आपका दूध होता है वो छन के नीचे आ जाता है किसी बर्तन में, यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी निस्यंदन कहलाती है, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई। विकल्प क्या दे रखे हैं, बायोगैस संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, कीटनाशक संयंत्र या फिर भूतापीय संयंत्र। जल्दी से आंसर करिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और जितने भी नए साथी हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी थी, ये आपकी जो थी वो कीटनाशक संयंत्र में हुई थी, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो छात्र है वो किस राज्य से आया हो सकता है। विकल्प दे रखे हैं कश्मीर, गोवा, केरल या फिर उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जिस जगह से आया है बच्चा, वहां पर क्या होता है, अधिकतर लोग जो है वो सरसों के तेल में फ्राई फिश खाना पसंद करते हैं। तो ये जो लोग हैं वो हैं कश्मीर के लोग, यानी कि विकल्प ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखिए 6 क्या कह रहा है कि स्वपोषी जीव विशेष रूप से वातावरण में मौजूद हो सकते हैं। विकल्प दे रखा है स्थलीय, अकार्बनिक, कार्बनिक या फिर सूखा। तो जल्दी से आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि जो आपके स्वपोषी जीव होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो होते हैं वो विशेष रूप से वातावरण में मौजूद हो सकते हैं। किस रूप में। तो देखिए इसका जो विकल्प बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि अकार्बनिक। अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि टूटता तारा होता है कोई, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या फिर तारा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए जो आपके टूटते तारे यानी कि जो शूटिंग स्टार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड
यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पाचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं होता है। यानी कि जो आपकी पाचन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान कौन सा उत्पादन नहीं होता है। कह रहा है कि मीथेन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सही आंसर की तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कक्षा 4 की विद्यार्थी को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। और आपके विकल्प क्या दे रखे हैं, देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या फिर विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है वो आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली ये क्लास जो होती है आपकी ईवीएस की 11 बजे होती है, इसलिए आप सभी को 11 बजे बिना कहे जुड़ जाना है, चाहे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे या ना पहुंचे, है ना। तो जल्दी से अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा, यानी कि जो थीम आश्रय के बारे में पूछा है वो कह रहा है विकल्प बी में कि विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव सुनाने के लिए कहना, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। बाकी ना ही आप पावर पॉइंट की प्रस्तुति दिखाएंगे, ना ही विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप घरों के चित्र इकट्ठा करो, और ना ही ये कहेंगे कि उनसे चित्र साझा करो, ठीक है। यानी कि विकल्प बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कशेरुकी जीवों में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है किसकी। कह रहा है कि पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी या फिर मछलियां। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए जब बात आती है कशेरुकी जीवों में लुप्त प्राय प्रजातियों की, तो इनमें जो स्तनधारी हैं आपके, इनकी जो संख्या होती है वो सबसे अधिक है, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। और आपके विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें कि किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। तो देखिए यहाँ पर किन बालकों की बात हो रही है, दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में बात कर रहा है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर करिएगा। तो देखिए जब बात आती है दृष्टिबाधित बालकों की, तो जो आपकी ब्रेल लिपि होती है वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होती है। अगर हम बात करते हैं जो आपकी ब्रेल लिपि होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आप सभी को पता है कि जो ब्रेल लिपि है आपकी वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसी के साथ अगर हम इसके आविष्कार की बात करते हैं, इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो इसके जो आविष्कारक थे वो थे आपके लुई ब्रेल, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। तो देखिए इसमें कह रहा है किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। तो देखिए इसका ये आंसर नहीं होगा, है ना। बी कह रहा है कि कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, तो देखिए मिश्रित सहपाठी समूह बनाने से कुछ नहीं होगा। सी कह रहा है कि स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की बात हो रही है। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को छू करके, टच या मतलब फील करके चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना है वह है। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण करते हुए पाठ का जो उपयुक्त होता है वो विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए किसके दौरान। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के दौरान, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, या फिर पाठ के आरंभ में, पाठ के अंत में। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं
तो इसका विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान। अगला है बेरी-बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विकल्प दे रखे हैं विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B1। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जब बात आती है बेरी-बेरी नामक रोग की, तो ये जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो आपको ये बताना है कि इन पौधों में से कौन सा एक परजीवी पौधा है। विकल्प दे रखे हैं अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट, पीपल। आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए, जो आपका परजीवी पौधा है वो है आपका अमरबेल, यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, अगर आपको कहीं पे अमरबेल लिखा हुआ नहीं देता है तो आप इसे जो है वो कसकुटा से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि अमरबेल को कसकुटा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? विकल्प दे रखा है कि रॉबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया, गौरैया, फ्लेमिंगो, हंसावर, मकाऊ, लंबी पूंछ का तोता। तो जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए, जिस पक्षी की चोंच में जो छानने की प्रणाली होती है वो है आपका फ्लेमिंगो, यानी कि हंसावर जिसे आप लोग कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे जल्दी से। आप लोग लाइक करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं ना, एक अंगूठा चिपकाना रहता है उसमें भी इतनी कंजूसी है। जल्दी से पहले सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, इसी के साथ शेयर भी करेंगे ताकि और भी बच्चे जुड़े आपके साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। विकल्प दे रखे हैं डूबने और करने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। तो जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन की, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा विकल्प ए के साथ, यानी कि डूबने और करने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें? दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कक्षा में बच्चों से निबंध लिखने के लिए कहेंगे। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर के फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं? या फिर डी कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए, अगर बात आती है इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो देखिए, जो आपके अपसारी प्रश्न होते हैं ये आपके जो ओपन एंडेड एक तरह से प्रश्न माने गए हैं, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके कई सारे आंसर बच्चे देंगे। और जो आपका अभिसारी होता है उसके अंदर अगर आपने एक कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा और बच्चे सिर्फ एक ही आंसर देंगे तो वो आपका अभिसारी वाले प्रश्न कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपसारी जो प्रश्न होते हैं वो कई तरह के आंसर देता है, लेकिन जो अभिसारी होता है वो सिर्फ एक आंसर आपका देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि रेशम कीट के पालन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता है? विकल्प दे रखे हैं कैस्टर, सहतूत, सागौन और ओक। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो देखिए, जो आपके रेशम कीट के पालन के लिए जिस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता है वो है आपका सागौन, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी आपका कैस्टर, सहतूत और ओक, इन तीनों के पेड़ पर ही आप रेशम कीट का पालन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तो आपका सहतूत पर होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? मुंबई, हाई तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम,
गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, जब बात आती है कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक राज्यों की, तो इनमें आपका गुजरात और जो तमिलनाडु है ये सबसे ज्यादा कच्चे तेल के उत्पादक करता राज्य माने गए हैं, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। आंसर कर देंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा विकल्प बी के साथ, यानी कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, जो आपका एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए आप योजना को तैयार कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एसिड का एक आवश्यक घटक है? विकल्प दे रखे हैं ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आंसर करिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 के अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प डी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। अगला है, सीपीसीबी के अनुसार आवासीय क्षेत्र के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? विकल्प दे रखे हैं 75 डेसिबल, 55 डेसिबल, 45 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। आंसर करिए सभी लोग जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर रट भी गए होंगे, इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए गए हैं कई बार। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए, अगर सीपीसीबी के अनुसार अगर हम आवासीय क्षेत्रों के लिए जो ध्वनि होती है उसकी बात करते हैं तो वो होती है आपकी 55 डेसिबल, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मौजूद है किस परत के अंदर? विकल्प दे रखे हैं ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ओजोन की, तो ओजोन जो है आपकी वो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, यानी कि विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। विकल्प आपके दे रखे हैं कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए या फिर ध्यान खींचने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की जो एक युक्ति होती है उसे किस रूप में यूज किया जाता है? इससे क्या होता है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके अंदर जो है, और टीचर क्या करेगा, अगर उनके आंसर दे देगा तो बच्चों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर और पूछने की जिज्ञासा जागृत होती है ना। तो यही बात है, वो एकदम सही दे रखी है यहाँ पे, यानी कि विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नियमों के पालन को बढ़ावा कभी भी नहीं देना है, ना ही क्लास में कभी भी अनुशासन बना के रखना है, ना ही कभी ध्यान को खींचने के लिए कोई कार्य करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? विकल्प दे रखे हैं लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर आगरा में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दलहन अनुसंधान केंद्र की, तो ये जो है आपका वो कानपुर में पड़ता है, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में आपका ड्रग अनुसंधान संस्थान है, इसी के साथ गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है आपका, औषधि अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो सब आपके लखनऊ में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? विकल्प दे रखे हैं केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, यानी कि झारखंड। अगला है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। विकल्प क्या कह रहे हैं इसमें कि दक्षिण अफ्रीका से, चीन से, अफगानिस्तान से या फिर दक्षिण अमेरिका से। तो देखिए, जब बात आती है मिर्ची की,
तो मिर्ची जो थी आपकी ये दक्षिण अमेरिका से आई थी, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए मिर्ची के साथ साथ आपको जो टमाटर था वो भी आपका दक्षिण अमेरिका से ही आया था। अगर बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या आई थी, तो यहाँ से भिंडी आई थी। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर चीन की बात करते हैं तो चीन के जो व्यापारी थे वो क्या लेके आए थे, तो ये सोयाबीन को लेकर के आए थे अपने साथ भारत में, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। विकल्प दे रखे हैं हैजा, डेंगू, मलेरिया या फिर टाइफॉइड। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है, इसकी जो छाल होती है वो जब आपका मलेरिया हो जाता है तो उसमें यूज़ की जाती है, वो भी दवाई के फॉर्म में, है ना। तो इसका विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है झूम खेती है, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, जैविक खेती या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो देखिए जब बात आती है झूम खेती की, तो झूम खेती जो होती है ये काट और दग्ध खेती कहलाती है, यानी कि विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर आप लोग नए आए हैं तो। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं, किस लिए। दांतों के लिए, खुशबू के लिए, सींगों के लिए या फिर उनकी त्वचा के लिए। तो देखिए जब बात आती है मगरमच्छ की, तो जो आपके मगरमच्छ होते हैं ये आपके त्वचा के लिए मारे जाते हैं, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए जब मगरमच्छ की जो त्वचा होती है इनसे आपका पर्स, बेल्ट आदि वगैरह जो बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दांतों के लिए किसे मारा जाता है, तो दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है। हाथी के दांत से कई सारे आभूषण भी आपके तैयार किए जाते हैं और भी बहुत कुछ इससे जो है वो तैयार किया जाता है। अगर बात करते हैं खुशबू के लिए, तो खुशबू के लिए आपका जो कस्तूरी मृग है ना, इसे मारा जाता है। अगर बात आती है सींगों के लिए किसे मारा जाता है, तो सींगों के लिए गैंडों को लोग मार देते हैं। तो आई होप आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। विकल्प दे रखे हैं मिट्टी के बर्तन, ईंट, कुल्हाड़ी, अंगूठी, आरी, चूड़ी, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, चूड़ी और आरी। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। अगला है 32 क्वेश्चन, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है किस राज्य में। विकल्प कह रहे हैं कि असम, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए जो आपके बोरा चिपचिपे चावल की जो सामान्य किस्म होती है ये आपकी असम की किस्म है, यानी कि विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं। विकल्प दे रखे हैं पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, कलमकारी और चंदेरी। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए जब बात आती है आंध्र प्रदेश की चित्रकारी की, तो वहाँ पर जो आपकी कलमकारी और पोचमपल्ली है ये काफ़ी फेमस है, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। विकल्प दे रखे हैं केरल, गोवा, कर्नाटक या फिर त्रिपुरा। आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए जब बात आती है नारियल के तेल में आपकी जो फ्राई फिश होती है वो गोवा राज्य के लोग खाते हैं, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में क्या होता है कि वहाँ पर सरसों के तेल में लोग फ्राई फिश को खाना पसंद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि आरती एक शिक्षिका अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहती है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? विकल्प दे रखे हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहती है, उसे इस क्लब का नेता बनाना है, तो वो किसे चुनेगी? कह रहा है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। तो ये बात देखिए आपकी बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम सही है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। भी कह रहा है कि वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो देखिए अपने आप को नेता नहीं घोषित करना है, बल्कि जो शिक्षिका है वो क्लब की स्थापना करना चाह रही है, ना कि बच्चा। तो जिस वजह से आंसर नहीं होगा, ना ही कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को। डी कह रहा है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। तो देखिए यहाँ पर यह भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, यात्री संख्या रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड या फिर यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो देखिए जो आपका ट्रेन टिकट जो होती है उस पर जो आपका PNR नंबर है वो दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी कि विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है? छात्रों में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, सीखने के संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग करना या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जब बात करते हैं पर्यावरण के माध्यम से जो शिक्षा का अर्थ होता है, इसमें जो सारे विकल्प हैं ये सभी ही आपके एकदम सही हैं, यानी कि विकल्प डी जो है वो इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है? सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता। डी कह रहा है कि ये सभी। तो देखिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प दे रखे हैं, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को आमंत्रित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थी के समूह बनाना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का विकल्प बी आंसर सही हो जाएगा, एक पौधे को अपनाना और फिर उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को आमंत्रित करना। अगले पे बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम के जो रहने वाले लोग हैं तो वहाँ के जो ग्रामीणों को अपना घर है किस प्रकार का बनाना चाहिए? बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, सपाट छत वाले लकड़ी के घर, मिट्टी और फूस से बने घर। सभी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो देखिए जब बात आती है असम के राज्यों की तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? तो देखिए वहाँ पर पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, इस वजह से जो वहाँ के लोग रहते हैं वो बांस के खंभों पर अपना घर बना करके वहाँ रहते हैं, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास? आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दिया करिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप सभी को स्कोर भी बताना है कि 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।